हम लोग कल सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर चुके थे। तो हमने कल लेक्चर नंबर 1 में हमने ये देख लिया था कि सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। जिन सॉलिड्स के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के पैक होने का अरेंजमेंट एक वेल डिफाइंड पैटर्न है और वो पैटर्न लॉन्ग रेंज डिस्टेंस तक एग्जिस्ट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कुछ देर के लिए एक पैटर्न में है और थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद वो पैटर्न डिस्टर्ब हो जाए। सो द पैटर्न of arrangement of atoms, molecules, ions, whatever the constituent particles are making that solid, that pattern should exist for the long range or for the long range distance or throughout that pattern should be extended to the throughout the solid. फिर हमने ये देख लिया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रोपिक होते हैं कि जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आप उनको वेल डिफाइंड पैटर्न में अरेंज करते हो तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट हो जाती है। Physical या chemical properties, if they get different from different direction, so the substance is considered as anisotropic. जबकि हमने ये देख लिया था कि जो हमारी amorphous solids होती हैं जिसमें atoms और molecules के पैक होने का random arrangement है, so they look like messy from every direction. So for them, physical and chemical properties are remain same. तो अब हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेवल पर अगर बढ़ा रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हम इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स टू स्टडी क्रिस्टल्स। सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन दैट इज स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस, अगर मैं यहां स्पेस लैटिस वर्ड की बात करूं, लुक एट हियर, दिस इज पॉइंट नंबर 1। लेट्स से दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सम पॉइंट्स। This is a pattern. This is another pattern. Collection of some points. This is collection of points. क्या आपको ये जो मैंने points का collection दिखाया, क्या आपको इनमें कोई pattern दिखा? Can you consider them they are arranged in some organized manner? तो जैसे मैंने ये ड्राइंग दिखाई, मेरे को विधि का जवाब है सर दे आर लीनियर। उसने नाम दे दिया इस पैटर्न को। राहुल ने कहा दे आर अलाइंड, लाइन जैसा। सो कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स, आई एम सेइंग कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स अलोंग वन लाइन, ईदर वर्टिकली और horizontally, vertically or horizontally, or maybe inclined. This is called lattice. Lattice का मतलब कि जो points हैं, some points in the space, if they are going to represent position of someone, then collection of the points arranged in a pattern, and that pattern existing along one line. Along one line we call it as one dimensional lattice. You can call it collinear, you can call it linear, whatever you can say, but it is what we are going to use. We are going to call them one dimensional lattice. Lattice means collection of the points, but इसमें एक periodicity छिपी है। जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ periodicity का मतलब कि अगर मैं इनके बीच में एक डिस्टेंस चेक करूं, सम डिस्टेंस इज x, तो अगर मैं इस डिस्टेंस पे चाहे x एक्सिस पे जाऊं,
चाहे y एक्सिस पे जाऊं या z एक्सिस पे जाऊं, पर किसी एक एक्सिस पे, बिकॉज मैं बात यूज करने लगा हूं वन डायमेंशनल लैटिस की, वन डायमेंशनल। इतने ही डिस्टेंस पे अगर मैं इस एक्सिस पे गया तो मुझे पॉइंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए x डिस्टेंस पे आगे गया, यहां पॉइंट मिसिंग है, पॉइंट होना चाहिए। सो अगर आप एक लैटिस की बात कर रहे हो, इट शुड हैव पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब समथिंग विल बी रिपीटेड, सेम पॉइंट विल गेट रिपीटेड आफ्टर सेम डिस्टेंस। अगर आप उसी डिस्टेंस पे थोड़ा आगे जाओगे, आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उसी डिस्टेंस पे आगे जाओ, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो सेम हियर, अगर मैं यहां पर ये डिस्टेंस ले लूं, y डिस्टेंस, तो अगेन y डिस्टेंस पर मुझे नेक्स्ट पॉइंट मिलना चाहिए। देयर शुड बी रेपिटिशन, इक्विडिस्टेंट पॉइंट, वी कॉल इट एज वन डायमेंशनल लैटिस। नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई सपोज, इफ आई शो देम लाइक दिस, obviously now I will call them, what do you think, two-dimensional lattice. So if I have collection of few points which are in a very organized way, they are arranged, and if you move, let's say at distance x from here in this direction, whether you move at a distance y in the vertical direction, you will get some points. So equidistant or arrangement of the points in a space in a well-defined manner, this collection of the points we call it as lattice. Whether you go for diagonally, but it is a two-dimensional lattice. And I think now you can expect what will be my next vision. If I am covering one-dimensional lattice, two-dimensional lattice, then what will be the next? Three-dimensional. When it is a three-dimensional lattice, we call it as space lattice. It's a regular arrangement of the points. But story is not ending over here. अगर मैं आपके सामने ऐसे बोलूं कि मैंने इन सारे पॉइंट्स पर स्टार रख दिया, स्टार। I am placing star which is occupying these points. I will say that star is occupying the position in a lattice. Then this star who is occupying the lattice points is called basis. Who is occupying this point? Who is sitting at this point? If star is an atom, star is a molecule, star is an ion, who is occupying that lattice point, then I will say this star basis is occupying lattice point. And this collection of lattice points which are occupied by stars, we call it as crystal lattice. It means crystal lattice is meaningless if you have all the points, if you have all the lattice points, but they are not being occupied. If crystal lattice, in a crystal lattice, whatever the particle should be there, that some particle should be there to occupy those points. If there is only lattice points, but there is no one who is occupying those lattice points, it's meaningless. In order to get a crystal,
In order to understand the term crystal, there should be someone who should be placed on those lattice points. Now someone asked me why you took star. ना लो star, आप ये ले लो एटम, आप ये ले लो मॉलिक्यूल, आप ये ले लो कोई फिश रख दो, फिश 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 फिश, बट जब तक उन लैटिस पॉइंट पे कोई आके बैठा नहीं है, क्रिस्टल का जन्म नहीं हुआ. When basis will occupy those lattice points, then we will say it gives birth to the crystal. Now the question is it necessary that all should be same? Is it necessary that if it is atom of A element, it is atom of B element, is it atom of C element, or they should be definitely mandatory that they should belong to the same element? ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. So lattice points are basically imaginary points. ताकि अगर मैंने एक ऐसे ड्राइंग भी बनाई होती, आपको पता होता कि मैं स्टार के नीचे पॉइंट रखा हुआ मैंने. So it is basically something related to symmetry. तो अब इसको एक बार लिख लेते हैं. What is space lattice? It is regular arrangement. It is regular arrangement of the points in space and form basis of classification of all the structures. This regular arrangement spread over whole space is called long range order. अगर मेरे किसी सॉलिड की डायमेंशंस इस डायरेक्शन में लेट्स से इनफाइनाइट है, इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट है, तो फिर किसी भी पॉइंट से लेके अप टू लास्ट पॉइंट तक ये ऑर्डर रिपीट होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा इट्स अ परफेक्ट क्रिस्टल. लॉन्ग रेंज ऑर्डर. फॉर द लॉन्ग रेंज ऑफ डिस्टेंस this periodicity should be there. This periodicity should not be localized. This periodicity should not be restricted that it should be only up to some fraction of the space. No, it should be extended throughout the crystal. Then we call it as our solid is a crystalline solid. So this is, and next I hope you have already noted basis, which is star in this case, plus lattice point is called crystal lattice. बेसिस को मोटिफ भी कहा जाता है. मोटिफ. अगर मैंने यहां एटम रख दिए, एटम 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 एटम, अगेन दैट्स अ क्रिस्टल. Uniformly spaced lattice points in one dimension will represent one-dimensional lattice. उसके लिए यहां रिपीट करो ड्राइंग.
वन डायमेंशनल लैटिस। अभी मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज मैं देख रहा हूँ चैट पे आ रही हैं, मैंने अभी किसी का आंसर नहीं किया बिकॉज उन सबके क्वेश्चंस के आंसर इन द फ्यू मिनट्स 5-6 मिनट्स में आपको मिलेंगे। आफ्टर लेट्स से 10-15 मिनट्स आई विल अनम्यूट and I will definitely going to ask you if your any query is still remain unanswered. So just have patience. रौनक ने कहा कि ये हाइपोथेटिकल हुआ ना, ठीक है रौनक, मैं मान लेता हूँ हाइपोथेटिकल, क्योंकि आप लोगों ने 11th में ये पढ़ा है कि आइडियल सिस्टम कुछ नहीं होता, आइडियल गैस नहीं होती तो आइडियल सॉलिड भी नहीं होता, और हम आपको सब कुछ आइडियल पढ़ाते हैं। This is basis, S, not basic. Noted? Can I erase? Okay. अगर मैं आपसे ये पूछूं, लेट्स से अगर मुझे इस वन डायमेंशनल लैटिस में अगर इस पार्टिकल की पोजीशन पता है, इस पार्टिकल की पोजीशन पता है, इसको अगर मैं ओरिजिन बना दूं तो इसकी पोजीशन बताने के लिए मुझे एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स इनफ है? अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में बतानी है, तो अगर मुझे इसके रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन वेक्टर को मेंशन करना हो तो मुझे उस वेक्टर के कितने कंपोनेंट सफिशिएंट होंगे? एक। दैट इज अनदर डेफिनेशन वन डायमेंशनल लैटिस। ओनली वी नीड वन पैरामीटर, only we need one variable to assign the position of this with respect to origin. That is how in maths we define one dimensional, two dimensional. मान लो अगर ये ऐसा होता, इस तरह से, मैंने अपनी तरफ से इसे कुछ इंक्लाइंड ऐसा बनाने की कोशिश की है ताकि आपको ये वाली फीलिंग आए कि मैंने कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की है। पैरेललोग्राम्स यू कैन से, यस यू कैन से पैरेललोग्राम। अगर मुझे अब यहां पे इस लैटिस में मैंने इस पार्टिकल को ओरिजिन मानू, लेट्स से दिस इज O, और मैंने अब ये कह दिया कि मुझे इस पार्टिकल से इस पॉइंट पे जाना है, आई नीड x वेरिएबल, x कंपोनेंट। और अगर मैंने सपोज मुझे इस पार्टिकल की पोजीशन बतानी हो, मैंने कह दिया कि ये डिस्टेंस लेट्स से y कंपोनेंट, बट मुझे इनके बीच में एंगल की रिक्वायरमेंट भी है। मुझे ये भी बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल पे मुझे मूव करना पड़ेगा। यानी कि अब अगर मुझे यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए दो वेरिएबल्स तो चाहिए, पर साथ के साथ मुझे इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच में एंगल भी मेंशन करना पड़ेगा। मुझे 3 पैरामीटर चाहिए। वी कॉल इट एज 2 डायमेंशनल लैटिस। फॉर 2 डायमेंशनल लैटिस वी नीड 3 वेरिएबल, 2 साइड्स 1 एंगल to represent the position of, to express the position of particle with respect to any other particle which is let's say as a reference particle for us. origin पे रखे हो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, अगर मुझे किसी दूसरे पार्टिकल की पोजीशन पे जाना हो तो मुझे ऐसा बताना चाहिए y स्टेप्स, लेट्स से 2 y स्टेप्स मूव करो ऊपर, 1 और 2 y स्टेप्स मूव करो राइट, लेकिन x एक्सिस से इतने एंगल पे तो पॉइंट मिलेगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन जब मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मैं कह रहा हूँ 2 स्टेप राइट जाओ, 2 स्टेप y एक्सिस के अराउंड, मतलब इसे अगर मैं y एक्सिस मान लूँ तो इसे y एक्सिस के अराउंड इस डायरेक्शन के अराउंड 2 स्टेप ऊपर जाओ,
पर इसके थ्रू सम एंगल पे जाओ, तो मुझे दो वेरिएबल कौन से चाहिए? वी कॉल इट एज वी नीड टू मेंशन कि जो भी पर्टिकुलर पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है. So we need the three variables. We always describe the particle, we always describe the position with the help of some angle, or we need the two variables x and y. But ये एंगल की रिक्वायरमेंट मुझे वन डायमेंशनल लैटिस में नहीं चाहिए. सो बेसिकली अगर कोई मुझे ये कहे कि सर एक्स और वाई एक्सिस तो 90 डिग्री पे, मैं एक्स और वाई एक्सिस, भले ही वर्ड बोल रहा हूँ एक्सिस, बट मैं एक्सिस नहीं कहना चाह रहा. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजीशन बतानी है तो मैंने ये बोल दिया लेट्स से दिस इज सम डायरेक्शन, लेट्स से दिस इज सम डायरेक्शन. तो इसके रिस्पेक्ट में मुझे सम एंगल कवर करना पड़ेगा ताकि उस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन पे मैं पहुंच सकूं. राइट? सो बेसिकली जब भी कभी हमें टू डायमेंशनल लैटिस की बात करनी होगी तो हमारे पास मोर देन वन डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी. तो लिख लेते हैं इस चीज को. इन टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस it is regular arrangement of the points in a plane and only three parameters are required to describe the lattice. Two sides and one angle. Two sides and one angle. Now question is angle की requirement क्यों पड़ रही है? एंगल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है? तो यहाँ पे नमन मेरे पास आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है. एसपीआर सर कब से क्लासेस लेंगे आई रियली डोंट नो, बट आई रियली होप कि वो जल्दी से जल्दी आए. डोंट वरी अबाउट दिस, ही विल बी बैक. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू परमानेंटली. यू डोंट नीड टू कम इन, मतलब डोंट बी पैनिक. इस एंगल की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ रही है, अब इसका एक और रीजन समझो, शायद दैट विल गिव यू द मोर क्लैरिटी अबाउट दिस कि एंगल की रिक्वायरमेंट क्यों है. जब भी हम कभी लैटिस की बात करते हैं ना टू डायमेंशन में, सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सॉलिड स्टडी किए गए आज तक, जितने भी सॉलिड्स स्टडी किए गए, उन सारे सॉलिड्स में डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जब ये पैटर्न देखा जा रहा है, ये लैटिस स्टडी किया जा रहा है, तो ये देखा गया कि टू डायमेंशन में देयर कैन नॉट बी मोर देन 5 टाइप ऑफ लैटिस. टू डायमेंशन में ये जो लैटिस मैंने ड्रॉ किया, पॉइंट्स का कलेक्शन देखा है, ये 5 से ज्यादा तरह का नहीं पाया गया. लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हाट कैन बी द 5 टाइप ऑफ लैटिस. पर उस 5 तरह के लैटिस को समझने से पहले आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, यूनिट सेल. व्हाट इज यूनिट सेल वर्ड अगर समझ में आएगा तो आप इस लैटिस को रियलिटी में फील कर पाओगे. सो बिल्कुल नहीं घबराना, मैं डेफिनेटली आपको परमानेंट नहीं पढ़ाने वाला, जस्ट मैं कुछ दिनों के लिए हूं. डोंट वरी अबाउट दिस, लिटरली.
सपोज ये एक स्पेस है, सपोज ये एक स्पेस है, पर ये स्पेस मैंने आपके सामने जरूर दिखाई है, पर ये जो स्पेस है ना, ये इनफाइनाइटली फैली हुई है। दिस स्पेस इज इनफाइनाइटली। आप ऐसे मान के चलो आसमान में खूब सारे तारे हैं ना, आप पूरा आसमान नहीं देख सकते। आपके चेहरे को जितना आसमान नजर आ रहा है बस उतना हिस्सा कुछ इस तरह से है। ये एक स्पेस में ये कलेक्शन ऑफ बॉक्स इनफाइनाइट डिस्टेंस में इनफाइनाइटली प्लेस्ड है, लाइक फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, फ्रॉम प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी तक ये सारे पॉइंट्स, ये बॉक्सेस पड़े हुए बॉक्सेस। दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द फील्ड। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर मैं आपसे ये पूछूं, मुझे ये चीज बताओ कि यहां पर कितना फ्रैक्शन ऑफ स्पेस, ये जो डॉट है ना, डॉटेड लाइन, ये डॉटेड बाउंड्री, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सपोज मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं कि इस पूरे डॉटेड एरिया में ये बताओ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्पेस इज अनऑक्यूपाइड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्पेस इज अनऑक्यूपाइड, तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करते? वो ये करते, आप ये करते, पहले इसका पूरा एरिया निकालते, एक पूरा एरिया निकालते, फिर आप ये कहते एक बॉक्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, बॉक्स का एरिया मल्टीप्लाई बाय ऑल बॉक्सेस का नंबर, और जो टोटल ऑक्यूपाइड एरिया है उसे डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ अवेलेबल स्पेस काउंट करते, और फिर 1 में से सबट्रैक्ट करते। मान लो ये 2 डायमेंशनल ही है, 2 डायमेंशनल, आई एम टॉकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल, मैं अभी 3 डायमेंशनल में कहीं नहीं जा रहा। अगर एक ये पूरी स्पेस है, इस पूरी स्पेस का एरिया आपको पता होता, पहले आप वो पता करते, फिर आप देखते एक बॉक्स का कितना एरिया, फिर उसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, तो टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय ऑल गिवन नंबर ऑफ बॉक्सेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बिग स्पेस, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ द एरिया ऑक्यूपाइड, और फिर उसे सबट्रैक्ट कर देते 1 में से, यही करते, राइट? पर अगर मैं ये कह दूं कि ये इनफाइनाइटली स्प्रेडेड है, इनफाइनाइटली स्प्रेडेड, आप बड़ा सारा एरिया कैसे निकाल सकते हो? एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉक्सेस, यू कैन नेवर कैलकुलेट, बिकॉज दैट विल रिक्वायर वेरी टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, राइट? अब इसके लिए आप क्या करते हैं, एक छोटे से एरिया में आप कुछ ऐसा सोचते हैं कि जैसे इंटीग्रेशन में करते हैं कि एक बड़े सारे एरिया का छोटा सा पार्ट लेके उसमें चेक कर लेते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड एरिया कितना, और उसे इंटीग्रेट करो, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड एरिया कितना, फिर उसे इंटीग्रेट करो। मे बी समवन कैन से, पर एटलीस्ट आपको ये जरूरत तो फील हुई कि पूरे बड़े सारे एरिया के एक छोटे से पार्ट की स्टडी कर ले, एक पूरे बड़े सारे एरिया के एक छोटे से पार्ट की स्टडी कर ले, पर वो छोटा सा पार्ट ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी ने वो छोटा सा पार्ट इस लोकेशन में चुना और उसने उस छोटे से लोकेशन में फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड एरिया निकाला, तो अगर किसी दूसरे स्टूडेंट ने दूसरी लोकेशन में ऐसे ही छोटा सा एरिया ढूंढा, उस छोटे से लोकेशन एरिया में उसने चेक किया कि फ्रैक्शन ऑफ एरिया अनऑक्यूपाइड कितना है, तो जो इधर से कैलकुलेशन कर रहा है या जो इधर से कैलकुलेशन कर रहा है वो आंसर सेम है। यानी कि हमें पूरी इस बिगर स्पेस के एक छोटे से पार्ट की स्टडी करने को अगर मिल जाए, लेकिन वो छोटे से पार्ट की सिलेक्शन इस तरीके से हो कि वो छोटा सा पार्ट अगर कोई इधर से कैलकुलेट करे, इधर से कैलकुलेट करे, इधर से कैलकुलेट करे, आंसर सेम आना चाहिए। दैट छोटा सा पार्ट ऑफ दिस बिग लोकेशन we call it as unit cell। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है यूनिट सेल ढूंढने की, कि यूनिट सेल एक ऐसा स्मॉल पैकेट होगा, एक ऐसा स्मॉल लोकेशन होगा इस पूरी बड़ी डायग्राम का, जिस स्मॉलर यूनिट में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन छुपी है वो इंफॉर्मेशन पूरे क्रिस्टल की है, पूरे क्रिस्टल की। पर क्वेश्चन ये, वो यूनिट सेल चूज कैसे करें?
उस यूनिट सेल को चूज कैसे करें, सिलेक्शन उसको, उस यूनिट सेल को डिजाइन करने का क्राइटेरिया क्या है। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है आपकी क्लास में, उसने ये बोला सर क्या मैं इसे यूनिट सेल मान लूं, इसे यूनिट सेल, इसे मैं मान लेता हूं कि ये यूनिट सेल है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तूने इसे यूनिट सेल माना, मैं खुश नहीं हूं, मुझे ये बिल्कुल गलत लगा आइडिया। क्यों गलत लगा? क्योंकि अगर वो इसे यूनिट सेल मानता तो मुझे बताओ यहां पे फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड एरिया कितना आ रहा है। इस एरिया में फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड एरिया कितना है, 0। जबकि आपको मालूम है इस पूरी बड़ी स्पेस में ये वाला एरिया खाली है, वो कहां काउंट हुआ। सो यू कैनॉट कॉल इट एज यूनिट सेल, यू कैनॉट कॉल इट एज यूनिट सेल। इसका मतलब यूनिट सेल वो होना चाहिए जिसमें एक एम्प्टी स्पेस भी इंक्लूड हो, एक एम्प्टी स्पेस भी इंक्लूड होनी चाहिए। लेट्स से दूसरे स्टूडेंट ने ये बोला कि चलो हम ऐसा करते हैं, ये यूनिट सेल ले लेते हैं, ये यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड एरिया और अनऑक्यूपाइड एरिया आ गया। तो अगर ये एक यूनिट सेल है तो फिर अगली यूनिट सेल ये ले लेता हूं, फिर अगली यूनिट सेल ये ले लेता हूं। क्या ये यूनिट सेल की सिलेक्शन सही होती? किसी ने कहा कि मैं ये यूनिट सेल लेके टोटल एरिया में से अनऑक्यूपाइड एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। आंसर इज नो, क्योंकि अगर आपने इसे यूनिट सेल ले लिया तो आपने इस अनऑक्यूपाइड एरिया को तो काउंट कर लिया, पर अगली यूनिट सेल के बीच में यहां स्पेस है, इसको कहां काउंट किया, इस एरिया। फिर अनऑक्यूपाइड एरिया वाली ये वाली स्पेस तो कहीं काउंट ही नहीं की। इसका मतलब ये है यूनिट सेल की सिलेक्शन करने पर कंडीशन एक लग गई, अगर ये आपकी एक यूनिट सेल है तो जो दूसरी यूनिट सेल होनी चाहिए, इट शुड नॉट हैव स्पेस, ऑल द यूनिट सेल शुड बी कनेक्टेड, साथ के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर कोई ये कह दे कि सर यूनिट सेल मैं ऐसे ले रहा हूं, दिस इज से यूनिट सेल, फिर अगली यूनिट सेल ऐसे, फिर अगली यूनिट सेल ऐसे। तो अगर कोई ये कह दे कि सर ये वाला यूनिट सेल ले लो जिसमें राइट साइड की भी स्पेस आ गई, नीचे वाली स्पेस भी आ गई, इस टोटल एरिया में फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस अनऑक्यूपाइड हम देख लेंगे और ये सारे एक जैसे हैं, मैं कहता हूं दैट्स द करेक्ट यूनिट सेल। This is one of the way to select the unit cell. So all the unit cell, condition is all the unit cells should be touching to each other. There should not be gap. All the unit cells should look like identical. All the unit cells should look like identical. But यहाँ पर कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर ऊपर वाली स्पेस रह गई, साइड वाली स्पेस रह गई, doesn't matter. क्यों? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जहां कहीं भी आपने ये ड्राइंग बनाई है ये एक्सटेंडेड है पूरी, हम उसका पार्ट देख रहे हैं। तो जो उसकी साइडों पे होगा ना, साइडों वाले अगर वो रह भी गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अंत आना ही आना है। वैसे भी हम किसी सॉलिड की बल्क प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, तो बल्क वाले पार्ट में सारी इंफॉर्मेशन हमें करेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि साइड पर तो एटम्स ही नहीं है, साइड पे तो स्क्वायर बॉक्स ही नहीं है, उसमें आपकी या हमारी गलती नहीं है। बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ये बल्क पार्ट में हर जगह सही मिल रही है। लेट अस सपोज मैं एक यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना, मैं एक लैटिस ड्रॉ कर रहा हूं।
अल्टरनेटिवली रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन सर्कल। मैंने आपको पूछा कि इसमें यूनिट सेल सिलेक्ट करते हो। एक स्टूडेंट ने कहा सर इसका ना यूनिट सेल ऐसा ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज वन यूनिट सेल, और क्योंकि यूनिट सेल शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर, दिस इज अनदर यूनिट सेल। क्या आपको लगता कि ये यूनिट सेल सही चुनी? क्या ये यूनिट सेल आपको लगता कि सही चुनी? हर्ष गुप्ता ने कहा हाँ सर सही चुनी है। आदित्य ने कहा कि हाँ सही है। नमन ने कहा नहीं। शुभम ने बहुत सही जवाब दिया, सर नहीं ये गलत है, ये डिफरेंट यूनिट सेल है। बिल्कुल सही, ये यूनिट सेल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस यूनिट सेल की राइट कॉर्नर में रेड है और उसके डायगोनली रेड है, पर यहां पर देखो ग्रीन के सामने, ग्रीन से स्टार्ट होके ग्रीन पे डायगोनली, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट आइडेंटिकल। अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूं और इस यूनिट सेल की बात करूं, यहां रेड लेफ्ट में रेड है और राइट में ग्रीन है, लेकिन इस यूनिट सेल के राइट में ग्रीन आ गया और लेफ्ट में रेड आ गया। हल्का सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यूनिट सेल जो चुनी है ना वो जुड़वा हो, जुड़वा। बॉलीवुड मूवीज की तरह भी नहीं होना चाहिए, एक के राइट गाल पे दिल और दूसरे के लेफ्ट गाल पे दिल, आप पहचान नहीं पाने चाहिए। लेकिन अगर वो यूनिट सेल ऐसा चुन लेते हैं, let's say this is units, now the same next unit cell is this is unit cell। अब ठीक होता, अब बिल्कुल ठीक होता, क्योंकि इस यूनिट सेल की स्टार्टिंग रेड लेफ्ट से हो रही है, राइट से भी एंड भी रेड पे खत्म हो रहा है, चारों कॉर्नर्स में रेड है, और यहां भी बिल्कुल वैसा। बट अगर कोई ये कहता कि सर आपने रेड से स्टार्ट क्यों किया, आप रेड से स्टार्ट क्यों कर रहे हो, ग्रीन से स्टार्ट करो। अगर मैं ग्रीन से स्टार्ट करता इसमें, ग्रीन से स्टार्ट करता, क्या कोई डिफरेंस आता? ये यूनिट सेल भी ठीक है। बाय चांस किसी ने रेड से स्टार्ट किया था, ये वाला, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस यूनिट सेल की लेंथ कितनी है, लेंथ और विड्थ कितनी है, तो मैं कहता कि ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ अगर रेडियस ऑफ रेड आर है और रेडियस ऑफ रेड आर है और ग्रीन का रेडियस आर डैश है, इसकी पूरी लेंथ 2r plus 2r dash है। And if I'm assuming it is a square, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके डायमेंशन में रेड का, ग्रीन का r डिस्टेंस, ग्रीन का r डिस्टेंस और r डैश डिस्टेंस और रेड का r डिस्टेंस अभी भी डायमेंशन सही है। डायमेंशनली दे आर अगेन करेक्ट। बट अगर आप कोई ये कह दे कि मैंने ये ग्रीन, ये वाला स्टार्ट किया रेड से स्टार्ट होने वाला, पर फिर उसका यूनिट सेल वही रहने देना चाहिए, अगला यूनिट सेल यहां होना चाहिए, फिर यूनिट सेल यहां होना चाहिए, फिर यूनिट सेल यहां होना चाहिए। यानी कि यूनिट सेल को मूव कैसे कराना है, यूनिट सेल को मूव कैसे कराना है, उसकी साइड्स के अलोंग। यूनिट सेल उठा के ऊपर नहीं रखना, यूनिट सेल स्लाइड करना है, यूनिट सेल स्लाइड करना है, उसके डायरेक्शंस के, उसकी साइड्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट करनी यूनिट सेल की। अगर किसी ने यहां से यूनिट सेल लिया और उसे चिंता है कि सर ये वाला छूट गया, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। अगर किसी ने कहा कि सर ये वाला यूनिट सेल में हमारा ये वाले से छूट गया, मैंने आपको पहले भी बोला कि एक्सट्रीम एंड्स पर क्योंकि एटम्स सारे कंप्लीट नहीं होते, इट्स डजंट मैटर कि अगर आपका ये सही छूट गया।
वैसे भी हमें बल्क पार्ट की स्टडी सारी करनी है। लेकिन अगर कोई मुझे ये कह देता कि क्या मैं इसे यूनिट सेल ले लूं, क्या मैं इसे यूनिट सेल ले लूं, ऐसे इसे यूनिट सेल ले लूं, लेकिन इस यूनिट सेल को जब स्लाइड कराना है तो उसकी डायरेक्शंस, उसकी स्लाइड्स इसी साइड के अलोंग मूव कराना है, ऐसे ऐसे इसी के साइड्स के अलोंग। तो ये भी करेक्ट यूनिट सेल होती, क्योंकि फर्क कुछ नहीं, वो यूनिट सेल जो आपने ऐसे बनाई थी टिल्ट कर दी, उसकी डायमेंशन तो अभी भी वही आ रही है कुछ। अगर मैं इस यूनिट सेल की बात करूं या इसकी, ये मेरे पास एक एम्प्टी स्पेस आ रही है बीच में एक रेड कलर का आर डिस्टेंस, अगर ग्रीन की रेडियस है, आर डिस्टेंस, आर डैश अगर ग्रीन की डिस्टेंस है, तो ये 2r डैश का है लेंथ, ये 2r डैश की लेंथ है। इसका नेक्स्ट काउंटर पार्ट, क्या ये यूनिट सेल हो सकता है? इसका ये पार्ट नेक्स्ट यूनिट सेल हो सकता है? यस, हो सकता है, कोई बुराई नहीं, डजंट मैटर। पॉइंट ये है, अगर आपके रेड छूट भी गए कोई बात नहीं, आप अभी नहीं समझे। मैं इसको स्लाइड करके, यहां पर अगर कोई ग्रीन होता, यहां कोई ग्रीन होता, इसको अगर मूव करता तो ये रेड कवर हो जाता, क्योंकि यूनिट सेल को स्लाइड कर सकते हो उसी की डायरेक्शन के अलोंग। बट द कंडीशन इज यूनिट सेल अगर आपके पास एक ही लैटिस में मोर देन वन पॉसिबल बन रहे हैं, तो एक्चुअल में तो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट यूनिट सेल हो जाएंगे। तो यूनिट सेल पे कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, बिकॉज यूनिट सेल इज समथिंग विच लाई इन द आई ऑफ ऑब्जर्वर। देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है यूनिट सेल। तो कंडीशन ये कि यूनिट सेल शुड बी एज स्मॉलेस्ट एज पॉसिबल। Unit cell should be as smallest as the possible. Unit cell should be connected, touching to each other. There should not be the empty space between the unit cell. But the unit cell should contain empty space as well. तो basically जब हम unit cell की सिलेक्शन करेंगे, हम 3 कंडीशन फॉलो करेंगे. It should be the smallest repeating unit. The unit cell should look like identical in every sense. Unit cell should be touching to each other. Unit cell should contain empty space as well. तो I hope आपको ये चीज तो पता लगी कि यूनिट सेल की जरूरत क्यों थी, क्योंकि हम यूनिट सेल को पढ़ के एक ऐसी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं जो पूरे सॉलिड में सेम हो। तो अगर हम इस सारी स्टोरी को लिख लें, मुझे पता आपको लिखने की बड़ी चिंता होती है, तो यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट which contains full information of entire big crystal lattice. It's the smallest repeating unit which, when displays along its sides by the distance equal to its sides, equal to its edge lengths, should generate whole lattice. आपको क्या ये वाला पॉइंट समझ लगा जो लिखा कि अगर मैं इस यूनिट सेल को
स्लाइड करूं, स्लाइड पर कितनी डिस्टेंस से और किस डायरेक्शन में, अलोंग इट्स डायरेक्शन, यानी कि ये अगर इसकी एक्स डायरेक्शन थी, ये अगर इसकी वाई डायरेक्शन थी, तो मैं इसे या तो नीचे अलाउ मूव करा सकता हूं या राइट में या लेफ्ट में मूव करा सकता हूं, इसकी साइड्स के अलोंग, पर कितनी डिस्टेंस है, जितनी इसकी लेंथ है। तो ऐसा करते 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 मुझे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन मिल जाना चाहिए, पूरा स्पेस कवर, पूरा स्पेस लैटिस के हर लैटिस पॉइंट इस यूनिट सेल के थ्रू पूरा कवर करके स्पेस लैटिस मिलना चाहिए। फॉर द सेम लैटिस देयर कैन बी मोर देन वन यूनिट सेल्स, therefore few restrictions should be there during selection of units. What's that condition? Number one, it should be smallest. Number two, all unit cells should be exactly identical. There should not be any empty space. Between unit cells. And the unit cell must contain empty space within it. For the same lattice, there can be more than one unit cell. Therefore, few restrictions should be there during the selection of the unit cell. एक बार लिख लो, फिर मैं आपके डाउट्स एंटरटेन करता हूं। एक बार कॉपी पेस्ट कर लो, फिर मैं अनम्यूट करके 1 by 1 पूछूंगा। This chapter is basically a chapter from the physics. इसका कुछ हिस्सा ही हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअल में ये सॉलिड स्टेट अपने आप में एक फिजिक्स की ब्रांच है, इसलिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स नाम की बुक्स मार्केट में बहुत होती है, पर कभी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री आप बहुत कम देखोगे। दिस चैप्टर इज मोर लाइक मैथमेटिक्स, इसमें वेक्टर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फुल यूज है, इसमें केमिस्ट्री बहुत कम है। सर फिगर भी ड्रॉ करना है, आपकी चॉइस है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, आई एम गोइंग टू अनम्यूट 1 by 1. Any doubt up to here? Raise your hands. Shubham.
था, ये भी सही है। अगर कोई ऐसा कहता कि मैं यूनिट सेल ऐसा ले रहा हूं, तो क्या ये सही होता? ऐसा यूनिट सेल ले सकता हूं? ये नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इसमें रेड आ गया, ग्रीन आ गया, रेड आ गया, है ना? ये यूनिट सेल पॉसिबल है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ऐसा अगर मैंने रेड से स्टार्ट किया तो ये रेड 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 और वैसे ही सेम इसी तरीके से, ठीक है, आ सकता है। पर फिर ये देख लेना कि सबसे छोटा कौन सा है। अगर कोई छोटा इसमें पॉसिबल है वो भी बताओ, अगर इससे छोटे साइज का कुछ दिख सकता है वो भी बताओ। एनीवन? बट हाँ, तेरा क्वेश्चन क्लियर है? डायमंड वाला मतलब ये वाला, ये वाला। अब तो इसका एरिया और इसका एरिया कंपेयर करके देख लो। हम ये कर लेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे पूरे स्पेस नेट, इस यूनिट सेल का, इस यूनिट सेल का एरिया निकाल कर देख लेंगे। जिसका छोटा आएगा उसे फाइनल स्टेप लगा देंगे, ठीक है? नेक्स्ट स्टूडेंट, सक्षम परिहार। सक्षम रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। पर पॉइंट ये ना, यहां बाहर से तो कोई है ही नहीं, आप अंदर से लो ना। फिर आपको कभी भी लेना पड़ेगा तो अंदर से ही लेना पड़ेगा, बाहर से क्यों लोगे? बाहर तो एटम ही नहीं है। और वैसे भी हम ऐसे सॉलिड स्टेट, जब हम किसी सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उसके बल्क मटेरियल की स्टडी करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की। कोई बीच में ले लो, चलो बीच में ले लो, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, ऐसे ले लिया। तो अब अगला यूनिट सेल तो फिर यही बना ना, रेड ग्रीन वाला। स्क्वायर को एक्सटेंड कैसे करना है? ऐसे ले लूं, ऐसे वाला, तो वो आ तो रहे। अच्छा सारे, अच्छा ऐसे वाला ले रहे हो, ओके आई गॉट। तुम कह रहे हो कि सर ऐसा ले लो, ऐसा छोटा चाह रहा है ये, और बाहर एक्सटेंड कर दें, समझ गया? ऐसा कहना चाह रहा है, ऐसा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक, आई एम हैप्पी, यस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मान लिया, अग्रीड टू यू। मतलब ये जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी नहीं है, मतलब तेरे पॉइंट से हमें ये समझ में आया कि ये जरूरी नहीं है कि एटम्स के सेंटर से ही खींचना है। आप एटम्स के बाहर से भी ले सकते हो, पूरे एटम्स को कवर करते हुए। यस 100% अग्री, वेरी गुड। ओके ओके, नेक्स्ट एनी अदर स्टूडेंट? रेज योर हैंड। ओके, आई एम मूविंग अहेड। अब यूनिट सेल की पारितोष ने पूछा, आर दे ऑलवेज स्क्वायर? पारितोष जस्ट अ वेट, आर दे ऑलवेज स्क्वायर और नॉट? आई एम गोइंग टू टेल इट। अब यूनिट सेल 2 डायमेंशन में जितने भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है, पर वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल हमने देखने हैं, जो हम देखने वाले हैं, उन यूनिट सेल की एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री आपसे डिस्कस करने लगा कि यूनिट सेल क्या क्या हो सकता है। लाइक अभी पारितोष ने कहा, क्या ये स्क्वायर ही होगा हमेशा? तो मैं यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स ले रहा हूं। लेट्स से फर्स्ट आई एम ड्राइंग अ लैटिस, first I am drawing a lattice. This is lattice. This lattice में अगर मैं इस यूनिट सेल की बात करूं, तो इस यूनिट सेल की अगर ये साइड A है, ये साइड A है, और ये एंगल थीटा 90 डिग्री है, सो आई एम कॉलिंग इट एज अ स्क्वायर यूनिट सेल। अगर यूनिट सेल स्क्वायर शेप का है और इसे मैं स्लाइड कराता जाऊं,
it will generate a lattice, यानी कि repetition of square lattice will generate a lattice. We call it as square lattice. This is one type of lattice in 2 dimension. So heading बना लेते हैं, different type of lattices in 2 dimension. अगर मैं इस लैटिस में ऐसा कर दूं, तो यहां पर मेरे पास जो मेरा यूनिट सेल है, दिस इज लाइक दिस. whose length is different than width but angle theta is 90. और अगर मैं इसकी रेपिटेशन इस रेक्टेंगल को स्लाइड करा करा के पूरा लैटिस कवर करूं, I will get rectangular lattice. This is type 1, this is type 2. Suppose I have this lattice. For this lattice, I am choosing my unit cell like this. Assuming, ये मेरी drawing जैसे भी है, assuming this side is A, this side is B, but this angle is not 90. My unit cell is parallelogram, and we call it as this kind of lattice. We call it as parallelogram lattice. Third type of lattice. Fourth type. The lattices ये एक ऐसी लैटिस बन रही है जिसका यूनिट सेल मैंने कैसे चुना, whose this side is A, this side is A, this angle is theta, and theta is not 90 but neither 60. इनफैक्ट मुझे थीटा मैंने गलत चुन दिया, ऐसा इस थीटा की मैं बात करूं. थीटा इज नाइदर 90 nor 60. We call it as rhombic lattice. Rhombic lattice. मैं यहां भी थीटा एक्यूट वाले की बात कर रहा हूं. Type of lattice.
unit cell where this side is A, this side is A, this angle is 60, theta is 60, but it is generating perfect hexagon. We call it as hexagonal lattice. This side is A, this side is A, this is 60 degree, and this is generating a hexagon. रियलिटी में ये पूरी लैटिस ऐसे चल रही है, ये एटम्स एक्सटेंडेड है, पर टू डायमेंशन में जितने भी सॉलिड्स देखे गए, जितने भी सॉलिड्स टू डायमेंशन लेवल पे, इन 5 से अलग तरह की कभी भी कोई लैटिस नहीं दिखेगी। सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हर चीज कवर है। अगर कोई आपसे ये कह दे कि सर एक बार इन तीनों की क्लैरिटी दो, इन तीनों की क्लैरिटी, अगर यहां पे फोर्थ वाली में मैं लेके जाऊं पहले, तो फोर्थ वाली में मैंने यहां पर एक यूनिट सेल ऐसे ली है, ध्यान से देखना, जिसके दोनों साइड्स इक्वल है, पर जो एंगल थीटा है वो 90 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, ताकि मैं ये नहीं कहना चाहता, कोई ये ना कह दे कि सर ये देखो हेक्सा बन गया, हेक्सागन बन गया। हेक्सागन बनने के लिए मुझे यहां एंगल 60 चाहिए, जो मुझे नहीं मिल रहा। इस लैटिस को अगर मुझे इस लैटिस से डिफरेंशिएट करना ना, यहां मैंने कंडीशन क्या लगाई, थीटा इज नाइदर 90 नॉर 60, कि ये नहीं कोई कहे कि सर ये देखो इनसे मिलके मुझे हेक्सागन मिला, यहां हेक्सागन की फॉर्म मुझे कभी नहीं मिलेगी। बट ये जरूर है, ये एक रोहोम्बस लिया मैंने, और उसी रोहोम्बस की रेपिटेशन से पूरा लैटिस जनरेट हुआ। कोई ये भी कह सकता है कि सर इसमें मैं यूनिट सेल ऐसा ले लेता हूं, ये देखो, ये यूनिट सेल ले लेते। अगर कोई कह दे कि ये वाले यूनिट सेल ले लेते, जिसमें ये साइड, ये साइड, ये साइड एक रेक्टेंगल बन जाए, लेकिन उस रेक्टेंगल के सेंटर में एक एटम आ गया। अगर कोई कह दे कि ये एक ऐसा यूनिट सेल ले लो जिसको बोलते हैं सेंटर्ड रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, इस लैटिस में मोर देन वन चॉइस ऑफ यूनिट सेल इज देयर। पर ये जो रोहोम्बस बनाया मैंने, जिस रोहोम्बस के लिए कंडीशन लगाई कि एंगल 60 नहीं रखना, ताकि जब आप इस रोहोम्बस को आगे एक्सटेंड करो, कहीं बीच में हेक्सागन नहीं आनी चाहिए। So I will simply say this kind of the unit cell has more than one possible choices. This kind of lattice have more than one choices of unit cell. This is called rhombic lattice. पर इस लैटिस में क्या फर्क है? ये जो रोहोम्बस, जिसको आप रोहोम्बस बोलो या जो भी बोलो, ये एक रोहोम्बस है जिसकी दोनों साइड्स इक्वल है, पर ये एंगल 60 पर्टिकुलरली फिक्स किया ताकि जब मैं इस रोहोम्बस को एक्सटेंड करूं, कुछ इसी तरह की लैटिस दिखेगी, पर यहां बीच में एक हेक्सागन बनता हुआ दिखेगा, जो यहां नहीं बनेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम वाली लैटिस में अगर मैं इस यूनिट सेल्स को रिपीट करता जाऊं, जिसकी ये साइड और ये साइड अलग लेंथ की है, एंगल थीटा 90 नहीं है ना 60 है, पर यहां दोनों साइड्स अलग है, यहां एंगल थीटा 90 नहीं है, 60 हो सकता है 60, पर दोनों साइड्स डिफरेंट है। दिस विल जनरेट ए पैरेललोग्राम लैटिस। इसके अलावा कभी भी टू डायमेंशन में और किसी भी टाइप का लैटिस नहीं मिलेगा, क्योंकि सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी स्टडी करके जितनी यूनिक ऑप्शंस थी वो सब देख ली। इसका मतलब कोई मुझे ये कह सकता है हेक्सागोनल लैटिस का यूनिट सेल रोहोम्बस है, हेक्सागोनल लैटिस का यूनिट सेल रोहोम्बस है। रोहोम्बिक लैटिस का यूनिट सेल आप एक सेंटर्ड रेक्टेंगल को भी बोल सकते हो। This centered rectangle can also be unit cell for this rhombic lattice. अगर आपने यूनिट सेल जैसे ऐसे चुनी, ये यूनिट सेल जिसके हर कॉर्नर पे एटम्स आए, हर कॉर्नर पे, इस यूनिट सेल के हर कॉर्नर पे एटम्स आए,
इस यूनिट सेल के हर कॉर्नर पे एटम्स हैं, इस यूनिट सेल के हर कॉर्नर पे एटम्स हैं, कॉर्नर पे, इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे एटम्स हैं। तो जब किसी यूनिट सेल के हर कॉर्नर पे एटम्स आएंगे, वी कॉल इट एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल मीन्स a unit cell which contains atoms only at corner। अगर किसी ने कहा कि सर मैं तो इसे यूनिट सेल लेना चाह रहा हूं, मैं कहूंगा ये इंश्योर कर लियो कि इस यूनिट सेल और इस यूनिट सेल में स्मॉलेस्ट साइज होगा, हम उसे आइडियल यूनिट सेल बोलेंगे। अगर उसने एक से ज्यादा यूनिट सेल पॉसिबल है तो आप ये इंश्योर कर लो कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मिनिमम हो, उस यूनिट सेल का साइज सबसे छोटा हो। तो अगर कोई मुझे ये कह दे कि अगर हमने इस यूनिट सेल को लिया होता, मैं कहता अगर ये यूनिट सेल लेनी है तो इसका नाम भी बदल जाएगा, क्योंकि इसमें एटम कॉर्नर के अलावा कहीं बीच में भी है। देन वी कॉल इट एज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब एटम सिर्फ कॉर्नर पर ही नहीं है, कॉर्नर के अलावा भी कहीं है। तो ये मेरी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ये मेरी प्रिमिटिव यूनिट सेल है। सो इफ इन ए यूनिट सेल there are atoms which are present at corner as well as at some other point, then we call it as non-primitive unit cell। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब किसी का ये भी थॉट आ सकता है, सर आपने ट्रायंगल क्यों नहीं चुना, ट्रायंगल एज ए यूनिट सेल क्यों नहीं चुना? अगर मैं ट्रायंगल को यूनिट सेल ले लेता, सपोज मैं अगर हेक्सागोनल लैटिस की बात करूं, अगर मैं यहां एक ट्रायंगल को यूनिट सेल ले लूं, लेट्स से दिस इज a rhombus, this is angle 60 I'm saying, this is side A and this is side A which is making hexagon। अगर कोई कह दे कि सर ट्रायंगल यूनिट सेल ले लो, मान लो ऐसा नहीं है, अगला ट्रायंगल आप कहां बनाते? अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को डिस्प्लेस करना उसकी साइड के अलावा, ट्रायंगल को डिस्प्लेस करके उसकी साइड के अलोंग स्लाइड करना है, ट्रायंगल को इसकी साइड के अलोंग स्लाइड करना है। ऐसा होता क्या यहां खाली स्पेस बच जाती? तो इसे यूनिट सेल नहीं मानना था, क्योंकि अगर आपने ये ट्रायंगल लिया और उसकी साइड के अलोंग स्लाइड किया तो यहां बीच में खाली स्पेस आएगी, तो ये हमारी यूनिट सेल नहीं बन सकती। अगर किसी ने कहा दूसरी साइड से स्लाइड कर लो, मान लो किसी ने कहा इसके अलोंग स्लाइड कर लो ट्रायंगल को, इसके अलोंग, तो फिर यहां खाली स्पेस आ जाएगी। तो ऐसे यूनिट सेल नहीं लेंगे। सो द पॉइंट इज
कि कभी भी यूनिट सेल अगर आपने एक सिलेक्ट कर ली तो वो ऐसी होनी चाहिए कि उसको डिस्प्लेस करने से जो नया यूनिट सेल का जो रीजन बन रहा है वो बिल्कुल आइडेंटिकल हो और उनके बीच में स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए जितनी भी सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल यूनिट सेल थी 2 डायमेंशन में, वो इसके अलावा कहीं भी जितने भी सॉलिड्स को आप सॉलिड स्ट्रक्चर्स देखोगे इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिली, कभी नहीं मिली। अगर मैं ये सोचूं ना सर स्क्वायर ले लेता, कुछ और ले लेता, तो ये आपकी और मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट जीनियस फिजिसिस्ट ने सब स्टडी करके कंक्लूजन निकाला है। अगर कोई और हाइब्रिड लैटिस मिलती, हो सकता है वो शायद इन दोनों का कुछ मिक्सचर होती, पर बेसिक इंग्रेडिएंट इनके अलावा कभी नहीं कुछ मिला। अगर कोई और लैटिस चुनोगे वो भी कुछ ना कुछ इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगी। अब किसी ने कहा कि सर्कल ले लो, सर्कल ले लो। मैं आपसे ये पूछता हूं कि यहां सर्कल अगर आप लेते हो, एक सर्कल अगर मैं ऐसा ले लूं, सर्कल की तो पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आई, जब भी कभी आप दूसरा सर्कल लोगे आपको नहीं लगता हर बार बीच में स्पेस आएगी, हर बार बीच में स्पेस आएगी, एम्प्टी। सर्कल तो समझ ही नहीं आया मुझे कि ये क्यों सोचा आपने। सर्कल जब भी कभी बनाओगे और उसे मूव करोगे हर बार बीच में एम्प्टी स्पेस तो आएगी आएगी, मतलब इट वाज लाइक ढक्कन पकड़ो। अब प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में मैं सुन रहा हूं कि बहुत बार कुछ बच्चे बोले सर एक बार प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव फिर से बताओ। मान लो ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के एटम्स कहां पर पड़े, इसके कॉर्नर पे, सिर्फ कॉर्नर पे और कहीं नहीं, ये प्रिमिटिव। इस यूनिट सेल में एटम्स कहां पड़े हुए, कॉर्नर पर भी हैं और कॉर्नर के अलावा भी किसी पॉइंट पे हैं, कॉर्नर पर भी हैं, कॉर्नर के अलावा भी किसी पॉइंट पे हैं, देन वी कॉल इट एज नॉन प्रिमिटिव। अब अगर कोई ये कहते सर पेंटागन क्यों नहीं लिया, पेंटागन ले लेते, तो पेंटागन में यहां पर हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, हमेशा हम वही ज्योमेट्री लेंगे, वही ज्योमेट्री ली जाएगी, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो हेक्सागन हो। पेंटागन अलाउड नहीं, क्योंकि सिंपल सा उसका रीजन ये है कि यहां पर जो एंगल है, सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एंगल है 90, 120, 108, this angle must be multiple of 360. 360 से डिवाइड करने से, किसी 360 को होल नंबर से डिवाइड करने से ये एंगल बनना चाहिए, जो कि 108 का तो कोई मल्टीपल ही नहीं हो सकता 360। इसलिए पेंटागन लैटिस कभी नहीं ली जाती। सो आई थिंक हमें लैटिस यूनिट सेल 2 डायमेंशनल लैटिस के बारे में काफी जानकारी हो चुकी है। एक बार मैं यहां पर फिर से अनम्यूट करूंगा, डाउट रेज करो, हैंड रेज करके कुछ पूछना पूछो। पुलक, बच जाए कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखो, मैंने ये कहा कि अगर सपोज कर मैंने सारे हेक्सागन, ये जो रोम्बस यूनिट है ना, मैंने इसको डिस्प्लेस करता गया, इसे डिस्प्लेस करता गया, इसे डिस्प्लेस करता गया, ऐसे ही। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन अगर देखोगे तो ये एक हेक्सागन बनेगी।
ये नाम हेक्सागोनल क्यों दिया गया? ताकि आप इस लैटिस को डिफरेंशिएट कर सको, क्योंकि जब यहाँ आप 60 डिग्री कंडीशन लगाते हो यहाँ ये चीज नहीं आएगी, बल्कि सेम ज्योमेट्री सेम डायग्राम यहाँ वाले रोम्बस को मूव कर करके भी बनेगा। तो कोई ये कहते कि यहाँ पर ये देखो जी 1 2 3 4 5 6 एक हेक्सागन यहाँ नहीं बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एंगल थीटा की रिस्ट्रिक्शन ना 90 है ना 60 है। हम इस लैटिस को बोलो, हेक्सागोनल नाम लैटिस का है। यूनिट सेल तो मेरा रोम्बिक यूनिट सेल है। यूनिट सेल इज रोम्बिक, नाम दिया मैंने लैटिस को हेक्सागोनल लैटिस, ताकि हम इससे और इसे डिफरेंशिएट कर सकें। यू गॉट? क्या क्या क्या? ये डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं होते, ये डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं हो गए। सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट सेम होता। दिखने में ये दिख रहा है, एक लाइन ऐसे, फिर बीच में एक लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, दिखने में एक जैसे है, पर अगर कोई पूछे माइक्रो लेवल पे जाके कहाँ डिफरेंस होता है ज्योमेट्री में, वो तो हमें यहाँ के एंगल से पता लगा ना। यहाँ अगर कोई एंगल 60 ना होता, कोई और होता, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर भी बोलते हैं सर रोम्बस को मूव करें, पैरेललोग्राम बन गई, फिर तो सारी पैरेललोग्राम को डिफरेंशिएट किस बेसिस पे करें? मैं कहूंगा यहाँ पर पैरेललोग्राम जो बन रही है वो एक हेक्सागन बना रही है, और वो हेक्सागन इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने ये एंगल 60 चूज किया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया, कुछ बच्चों ने बोला सर डायमंड वाला लैटिस वो भी तो होता है, तो मतलब लाइव क्लास चल रही, मैं क्या बोलूं, काश ऑफलाइन होते। तो डैश कुछ भी लगा लो एडजेक्टिव, डायमंड 3 डायमेंशनल है, हम यहाँ 2 डायमेंशनल लैटिस की बात कर रहे हैं। हम यहाँ 2 डायमेंशनल लैटिस की बात करें, डायमंड तो 3 डायमेंशनल लैटिस है, उस पे आने वाले हैं। तो किसी ने मतलब कुछ भी बोल देते हैं सर, डायमंड वाली लैटिस कितना जंप मारते हैं। 2 डायमेंशनल में तो समझ लो पहले, 3 डायमेंशनल में तो कूदेंगे। डायमंड शेप वाला कैसे, कौन सा वाला? बोल तो सही, ऐसे वाला, ऐसे ही कह रहा है। मतलब मेरे को तो ये बता डायमंड बनाना कैसे है। ये ऐसे ले लूं? हाँ, 1 2 3 4 5, इसको 6 2 5 3 6 ना, ये भी एक रोम्बस बनेगी, नहीं बनेगी? ये डिफरेंट कैसे है? अगर मैं रोम्बस को ऐसे ही ले रहा हूं तो उसकी ओरिएंटेशन ही तो बदली है। ये क्या हुई? ये तो क्वेश्चन ही नहीं बना। ओके, एनीवन एल्स प्लीज? हाँ जी, दिव्यांश अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है, नहीं तो वो ठीक है, मतलब मेरा ये वहां पर इतना सा पॉइंट है, मान ले तेरे पास ना ऐसे 2 ऑप्शन दिखे यूनिट सेल के, एक यूनिट सेल की लंबाई 2r + 2r डैश बन रही है, और दूसरे की मान ले किसी तरीके से r + r डैश कुछ बन रही है। तो अब हमने जो कंडीशन लगा दी ना कि स्मॉलेस्ट साइज वाला चुनना है, तो अब आप डेफिनेटली देख लोगे मोर देन यूनिट सेल अगर पॉसिबल है तो सबसे छोटा साइज वाला कौन सा होगा, हम उसको फाइनल कर देंगे। नहीं, रेडियस भी बीच में एम्प्टी स्पेस भी कंसीडर करें, मतलब यूनिट सेल का पूरा एरिया वो सेम होना चाहिए। ना वो ठीक है, वो मैं समझ गया। मान ले मैं इसी को एज्यूम कर रहा हूं कि जो भी स्क्वायर है ये, लेट्स से, तो ये r डैश r और r 2r आ गया, और मान ले यहाँ पे ग्रीन वाला मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ।
हाँ अब बोल। अब बताओ एक बार, मैंने ये यूनिट से लिया था, हाँ ये मान लेते हैं r डैश, ये 2r डैश, ये r डैश, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया 2r डैश प्लस 2r डबल डैश, ठीक है। अब तो कह रहा है कि बीच में एम्प्टी स्पेस है, हमने ये काउंट नहीं की कहीं, ऐसा कह रहा है। हम वो करेंगे काउंट जब हम ये पूरा एरिया निकालेंगे ना, पूरा एरिया निकालेंगे हम काउंट करेंगे। बस हम यहाँ पे इतना कहना चाह रहे हैं, अगर यहाँ 2 एम्प्टी स्पेस आई है तो यहाँ भी 2 एम्प्टी स्पेस होगी, यहाँ भी 2 एम्प्टी स्पेस आ रही है, यहाँ भी 2 एम्प्टी स्पेस आ रही है। इट शुड बी सिमेट्रिक। पर अगर मुझे कोई ये कह देगा ना फ्रैक्शन ऑफ एरिया अनऑक्यूपाइड काउंट करो, ऑब्वियसली मैं इस पूरे ज्योमेट्री का एरिया निकालूंगा पूरा, फिर जितना ये एरिया, जितना ये एरिया, ये वाला एरिया ऑक्यूपाइड है, इसे काउंट करूंगा, इसे काउंट करूंगा, फिर सब्ट्रैक्ट करके बताऊंगा फ्रैक्शन ऑफ एरिया अनऑक्यूपाइड। जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मैं इस एम्प्टी स्पेस को काउंट करूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर इसकी साइड ए की फॉर्म में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट सचिन कुमार। सचिन किस किस से बन सकती है, मतलब एक यही केस आया। अच्छा इसमें भी बन सकती थी हेक्सागोनल लैटिस जो मैंने बनाई थी ना, हेक्सागोनल लैटिस, अगर वो 3 डायमेंशन में जब जाएंगे ना तब ज्यादा फील आएगी, 2 डायमेंशन में सिर्फ यही पॉसिबल है। हेक्सागोनल में भी पॉसिबल है पर वो बहुत बड़ी यूनिट सेल बन जाएगी। जब हम छोटी यूनिट सेल काउंट कर रहे हैं रोम्बिक वाली, फिर वो प्रिमिटिव ही है। अगर कोई ये कह देता ना कि सर मैं इससे काम चला रहा हूँ, कोई मुझे ये कह देता ना सर ये जो हेक्सागोनल लैटिस आपने बनाई ना, कि सर मैं इसको यूनिट सेल मान रहा हूं, ऐसे, तो मैं कहते इस हेक्सागन को रिपीट करते जाऊं आगे कहीं, तो मैं कहता कि ये कॉर्नर पर आ गए और सेंटर में आ गया, ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। बट फिर कोई चैलेंज कर सकता है कि इससे छोटी तो ये पॉसिबल थी, फिर आपने ये पूरी क्यों छोड़ी, ठीक है। बट अगर किसी ने ऐसे चुना होता तो मैं कहता कि ये कॉर्नर पर एटम्स है और एक सेंटर में एटम है, तो ये नॉन प्रिमिटिव होती है। सो फ्रॉम माय साइड क्लास इज ऑलरेडी ओवर, टाइम हो चुका है, बट फिर भी किसी ने डाउट्स पूछने हैं तो स्टे कनेक्टेड विद मी। अभिषेक कुमार, अभिषेक हाँ बिल्कुल, हाँ ये सही है, आएगा, ये बिल्कुल सही है। पर कई बार हमें मजबूरी होगी नॉन प्रिमिटिव को एज ए अपना बेसिक यूनिट से लेने की। जब हम 3 डायमेंशन में जाएंगे ना तब ये नेसेसिटी बन जाती कई कई केसेस में। नहीं तो हमें क्या जरूरत है कि छोटे से छोटा जब प्रिमिटिव पॉसिबल। पर कई बार ऐसा होता है, मान लो आपने छोटा प्रिमिटिव यूनिट सेल ले लिया, मान लो छोटा प्रिमिटिव यूनिट सेल लिया, उसकी रेपिटेशन कर रहे थे ना, कुछ पॉइंट्स छूट रहे थे, उसमें आ ही नहीं रहे थे, तब तो आप उसे चाहते हुए भी यूनिट सेल नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट अस्मिता साहू। अस्मिता, ओके, कैपिटल शुभम। हाँ, कॉर्नर एज वेल एज समथिंग एल्स, कॉर्नर मिनिमम होना चाहिए। मतलब यहां पर ये आ गया ना, ये वाली थी यूनिट सेल, इसके हर कॉर्नर पर एटम्स थे, तो ये तो सिर्फ प्रिमिटिव है। और क्या कहना चाहती है ये बीच वाली स्पेस 4 3 6 5 रोम्बस बनाने के लिए 4 3 6 5 हमने सेंटर टू सेंटर बनाया,
यहाँ पर स्पेस की बात क्या आ गई? मतलब इसका थोड़ा सा एरिया आया, इसका थोड़ा सा एरिया आया, इसका बड़ा एरिया आया, इसका बड़ा एरिया आया। लेट्स से ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 2/3 है और ये 2/3 है, मान ले ऐसे। 4 3 6 5 मैंने ऐसे लिए यार, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट पूरा लिया, आधा लिया, उससे क्या फर्क है? ये पूरी ज्योमेट्री में इसका लेट से इस पूरे सर्कल का 1/3 पार्ट आ गया, इसका 2/3 पार्ट आ गया, ये पूरी मेरे लिए एक यूनिट सेल बन गई। पर वो फिर अगर तू सिर्फ और छोटा करने की कोशिश करेगा और आगे आगे बढ़ाएगा, तेरे एटम्स छूटने जरा चले जाएंगे। एक सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, जिसको तू पूरा डिस्प्लेस करेगा सारे एटम्स कवर हो जाएंगे, ये ना हो कि कुछ छूटता जाए फिर। ठीक है, ओके। अक्षय, फोर्थ और फिफ्थ टाइप में, अच्छा पहले ये बता, ये जो यूनिट सेल बनाई मैंने, ये रोम्बस है जिसमें ए साइड और ए साइड इक्वल है और ये एंगल 60 डिग्री वाला है। अगर मैं इस यूनिट सेल को रिपीट कर दूंगा, आगे आगे स्लाइड करता जाऊंगा, तो ये जो पूरा लैटिस बनेगा, इस लैटिस में एक हेक्सागन बनेगा, दिखेगा। तो मैं इस पूरी लैटिस का नाम रख रहा हूं हेक्सागोनल लैटिस, जिसका यूनिट सेल इज रोम्बस। ये क्लियर? अगर मैं यहां पर एक रोम्बस ले रहा हूं, रोम्बस, पर इस रोम्बस में दोनों साइड्स इक्वल है, पर ये एंगल थीटा 60 नहीं है, तो अगर मैंने ऐसे पैरेललोग्राम को रिपीट करा दिया, क्या यहां पर तुझे लग रहा है ये मिलके 6 एटम हेक्सागन बना पाएंगे या नहीं? नहीं, रिस्ट्रिक्शन है ना। तो ये रोम्बिक लैटिस है, ये हेक्सागोनल लैटिस है। ठीक है, लैटिस का नाम रोम्बिक लैटिस, ये रोम्बिक लैटिस, ये हेक्सागोनल लैटिस, ये जिसका यूनिट सेल रोम्बस है। ठीक है, ये हेक्सागोनल लैटिस है जिसका यूनिट सेल रोम्बस है। इज दैट क्लियर? इसी यूनिट सेल, इसी ज्योमेट्री में मैंने बोला ये भी एक यूनिट सेल अगर कोई चूज कर लेता तो ये रेक्टेंगल बनता, ये साइड और ये साइड डिफरेंट होते, ये 90 डिग्री का एंगल होता। ठीक है, तो मैं बोलता दिस इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसके एटम्स कॉर्नर पर तो हैं पर सेंटर पे भी है। पीपल कैन लीव द क्लास, क्लास इज ओवर फ्रॉम माई साइड। जिनको डाउट्स है वही मेरे साथ कनेक्टेड है। यूनिट सेल एंड लैटिस आर टू डिफरेंट थिंग। यूनिट सेल की फोर्थ में जो यूनिट सेल है वो मेरे लिए एक रोम्बस है, यूनिट सेल, पर मेरी लैटिस का नाम भी रोम्बिक लैटिस है। यूनिट सेल इज रोम्बस, लैटिस इज रोम्बिक लैटिस। यूनिट सेल इज रोम्बस पर लैटिस इज हेक्सागोनल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जेई वाला बंदा है कोई, जेई एस टेट्रापी, क्या नाम रखते हैं, जेई एस ट्रिपल टेट्रापी, जिसने 99 टाइम्स चैट किए। ओके, अक्षय, अक्षय, ओके ठीक है, तो आई एम गोइंग टू एंड अप दिस मीटिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।